हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम गुरु यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप। आज की वीडियो हमारी क्लास 11th अकाउंटेंसी चैप्टर फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, ठीक है, यानी लेखांकन का इंट्रो जो है आज हम पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें आपके जितने भी थ्योरेटिकल इम्पोर्टेंट टॉपिक है वही हम आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। सारे नहीं करे जाएंगे, सिर्फ क्या है जो इम्पोर्टेंट जितने भी आपके एग्ज़ाम में आते हैं सिर्फ वही डिस्कस किए जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटिंग, यानी कि AICPA के अकॉर्डिंग क्या है डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग, यहाँ से स्टार्ट है डेफिनेशन, ठीक है। आप इतनी से लर्न करेंगे। अकाउंटिंग इज़ द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, classifying, summarizing in a significant manner in terms of money, ठीक है। क्या है ये? अकाउंटिंग जो होती है एक रिकॉर्डिंग होती है जिसको हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। क्लासीफाइंग होती है जिसको वर्गीकृत करते हैं, अलग अलग बांट देते हैं, फिर समराइज करते हैं, ठीक है। उसके उद्देश्य के अनुसार उसको अलग अलग करके उसमें से एनालाइज किया जाता है। किस चीज़ में? सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ इन द टर्म्स ऑफ मनी। जिस भी चीज़ को मनी में कन्वर्ट किया जा सकता है उसका रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना, समराइजिंग करना ही आपका कहलाता है अकाउंट, ठीक है। अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग प्रोसेस होता है जिसमें रिकॉर्डिंग की जाती है, क्लासिफाइंग की जाती है और उसके बाद समराइजिंग की जाती है, जिसका हम मनी में कन्वर्ट कर लेते हैं। क्योंकि अकाउंट के अंदर सिर्फ उसी चीज़ को इन्वॉल्व किया जाता है अकाउंटिंग में जिसका मनी में मेजर में किया जा सके। क्योंकि विदाउट मनी, जिसकी मनी में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता जिसे, उसको हम इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं करेंगे। यही इसकी एक वीकनेस है, ठीक है। आप इसके लिमिटेशन में डाल सकते हो क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, फीलिंग वगैरह नहीं है, सिर्फ और सिर्फ किस चीज़ को, मनी के टर्म्स को ही मेजर करेगा। ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट विच आर इन द पार्ट एट लीस्ट ऑफ द फाइनेंशियल कैरेक्टर एंड इंटरप्रेटिंग इन द रिजल्ट देयर ऑफ। उसके बाद क्या करता है, फाइनेंशियली इसके कैरेक्टराइज करता है, उसके बाद फिर इसका ये रिजल्ट देता है। क्लियर है? तो आपको क्या करना था, अकाउंटिंग की जो डेफिनेशन है अकाउंटिंग से लेकर के इन द टर्म्स ऑफ मनी तक इतनी लर्न करनी है एकदम बेहतरीन तरीके से, ठीक है। आगे पढ़ें। अकाउंटिंग प्रिंसिपल बोर्ड APB क्या है? APB, ठीक है, आपका ये भी इंपॉर्टेंट है। APB डिफाइंड अकाउंटिंग एज द फॉलोज। अकाउंटिंग इज द सर्विस एक्टिविटीज, इट्स फंक्शन इज टू बी प्रोवाइडेड क्वांटिटिव information, preliminary financial in the nature about economics entities such that in the intended to useful in making economic decision in making reasoned choice among alternative course of actions, ठीक है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल बोर्ड्स क्या कहता है, ये एक सिद्धांत है, प्रोटोकॉल है, रूल्स हैं जिसमें डिफाइंड किया जाता है क्या, इसमें सर्विस एक्टिविटीज़ ली जाती हैं। ये एक फंक्शन होता है जो प्रोवाइड करता है आपको क्या, क्वांटिटिव इन्फॉर्मेशंस, कि कितनी क्वांटिटी में फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स किया जा रहा है या ट्रीटमेंट की जा रही है, ट्रांजैक्शंस की जा रही है, वो एक क्वांटिटी मेज़र करती है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, इकोनॉमिक एंटिटीज़ को भी क्या किया जाता है, इन्वॉल्व किया जाता है ताकि डिसीजन सही ढंग से लिया जा सके किसी भी एक्शन के लिए। मिला जुला करके ये कहता है एक प्रिंसिपल होते हैं, रूल हैं, रेगुलेशंस हैं, नियम हैं, जिसके द्वारा क्या होता है अकाउंटिंग में कि हम क्वांटिटी को मेज़र करते हैं कि किस चीज़ का डिसीजन लेना है और किसका नहीं लेना है, ताकि ये कंफर्म हो सके कि कौन सा फ्यूचर में हमें मैक्सिमम प्रॉफिट दे सकता है और कौन सा नहीं, ठीक है। तो मेनली इसका क्या है, रूल एंड रेगुलेशन से रिलेटेड होता है ये APB, ठीक है। आगे बात करें सिंपल वर्ड्स में, अकाउंटिंग इज़ द प्रोसेस आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन यूजर्स जजमेंट एंड द डिसीजन मेकिंग। यानी कि अगर सेंस में बात करते हैं, एक ये भी सिंपल सी डेफिनेशन तैयार हो जाती है, पर आप ऊपर वाली लर्न कर लेना। इसमें क्या है कि अकाउंटिंग जो है ये एक क्या है, प्रोसेस होता है जिसमें क्या किया जाता है, सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं, क्लियर करते हैं है क्या, उसके बाद इसको रिकॉर्ड करते हैं, यानी कि रिकॉर्ड में रखा जाता है, फिर इसको क्लासीफाई करते हैं अलग अलग, फिर इस पर समराइज करते हैं सही ढंग से प्रॉपर वे में, फिर इंटरप्रेटिंग एंड देन कम्युनिकेटिंग, उसको फिर क्या किया जाता है, पूरा निष्कर्ष निकाल के हम फिर क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन देते हैं किस चीज़ के लिए, जजमेंट के लिए, किस फॉर मेकिंग डिसीजन,
ताकि फ्यूचर के डिसीजन लिए जा सके कि आपका कौन सा डिसीजन जो होगा उस डिसीजन की वजह से आपकी फर्म को, इंडस्ट्रीज़ को, कंपनी को बेनिफिट्स मिल सकते हैं। आगे आते हैं ऑब्जेक्ट्स ऑफ अकाउंटिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डेफिनेशन मैंने बता दी है। आज की इस वीडियो में हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट्स भी पढ़ेंगे, उसके बाद फिर आपका लिमिटेशन भी पढ़ेंगे, ठीक है, और एडवांटेज भी। देखिए ऑब्जेक्ट ऑफ अकाउंटिंग, पहला क्या है, ऑब्जेक्ट मतलब होता है उद्देश्य, क्यों इसको बनाया जाता है। पहला, मेंटेनिंग द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, जैसे कि डेफिनेशन से पता लगा था उसमें रिकॉर्ड्स होते हैं, तो हमें अकाउंटिंग को इसलिए बनाना पड़ा ताकि रिकॉर्ड को मेंटेन किया जा सके, ठीक है। तो अब क्या लिखा है, टू कीप द सिस्टमैटिक एंड द कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ द बिजनेस ट्रांजैक्शन इन बुक ऑफ अकाउंटिंग according to the specified principle and rules to avoid the possibility of omissions and fraud. इट मीन अकाउंट को इसलिए बनाया गया है ताकि इसका सिस्टमेटिक तरीके से, सही ढंग से, प्रॉपर वे में क्या किया जा सके, रिकॉर्ड किया जा सके ट्रांजैक्शन को, और साथ ही साथ में क्या करा जा सके, स्पेसिफाई किया जा सके उसके प्रिंसिपल को, यानी रूल रेगुलेशंस को। क्योंकि देखो जब रिकॉर्ड करेंगे तो रूल रेगुलेशंस को हमें प्रॉपर वे में फॉलो करना पड़ेगा, और हम उससे क्या कर सकते हैं, जो भविष्य में गलती हुई है, आई मीन पास्ट में हुई है या भविष्य में हो सकती है, उससे क्या कहेंगे, अवेयर रहेंगे, ठीक है, कि कोई गलती तो नहीं हुई या किसी ने कोई फ्रॉड तो नहीं किया। क्योंकि देखो जब रिकॉर्ड रखोगे तो कुछ भी होगा, आप तुरंत अपनी हिस्ट्री खोल के तुरंत कंफर्म कर लोगे कि हाँ कहाँ मिस्टेक है, किसने फ्रॉड किया, किसने आपके साथ चीट किया है, ठीक है। इसलिए ये क्या होता है, बेनिफिशियल होती है। सेकंड है कैलकुलेट ऑफ द प्रॉफिट, टू कैलकुलेट द प्रॉफिट एंड लॉस। अगला है आपका प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के लिए। देखिए, टू असर्टेन द प्रॉफिट ऑन और लॉस इनकर ड्यूरिंग द पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड विच फर्दर हेल्प द नोइंग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस। अकाउंटिंग की जरूरत इसलिए भी पड़ती है ताकि हम क्या कर सके, प्रॉफिट और लॉस को निकाल सके, कैलकुलेट कर सके, ताकि हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी है, बिजनेस ग्रोथ कर रहा है या बिजनेस एकदम डूबने वाला है, ये सब भी तो ज़रूरत होती है। क्योंकि अगर आपका बिजनेस ग्रोथ नहीं कर रहा होगा तो ऑटोमेटिकली आप क्या करोगे, वाइंड अप कर दोगे, ठीक है, बंद कर दोगे बिजनेस को। अगला है असर्टेनिंग फाइनेंशियल पोजीशन। भैया रिकॉर्डिंग के अकाउंटिंग के द्वारा आपको आपकी पोजीशन का भी पता लगता है, ठीक है। फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, असर्टेन द फाइनेंशियल पोजीशन द बिजनेस में मीन्स द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। पोजीशन का मतलब क्या है, स्टेटमेंट। जैसे आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगी, आपकी बैलेंस शीट होती है। बैलेंस शीट क्या होती है, बैलेंस शीट होती है उसके अंदर आपका क्या होता है, एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ होती है, ठीक है। यहाँ आती है लायबिलिटीज़, यहाँ आती है आपकी एसेट्स, यहाँ अमाउंट, ठीक है। जितनी भी आपकी एसेट्स है, जिसमें आपका लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है, आप कॉपी में लिख लेना, लैंड एंड बिल्डिंग, डेटर, अभी मैं पढ़ाऊँगा सब होते क्या है सब, ठीक है। लैंड, बिल्डिंग, डेटर, उसके बाद आपका प्लांट, मशीनरी, कंप्यूटर, कैश, बैंक, ये सारे आपके एसेट्स होते हैं और जिनको हमें चुकाना पड़ता है। इट विल बी पेमेंट इन फ्यूचर में हमें इसको पे करना पड़ेगा, वो सारी लायबिलिटी होती है, लाइक कैपिटल, क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, ये सब चीज़ें, ठीक है। हम डिस्कस में पढ़ेंगे आगे, चिंता मत करो आप। तो कहने का मतलब यही है कि हमारी जब बैलेंस शीट जैसी होगी उससे हमारा क्या होता है, फाइनेंशियल पोजीशन डिस्क्राइब होती है। आगे क्या है, वन साइड ऑफ द कैपिटल एंड द अदर, मैंने बता ही दिया आपको, ठीक है। अगला क्या है, फोर्थ है प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू द वेरियस पार्टीज़। जो पार्टीज़ होती हैं उनको क्या करती हैं, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा देती है। जैसे टू प्रोवाइड द यूज़फुल अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू द यूज़र्स। जो भी यूज़र्स हैं उनको क्या होगा, उनकी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा दी जाएगी। क्योंकि आपको पता ही है किसी भी फर्म में अकाउंटिंग की इन्फॉर्मेशन लेने के लिए बहुत सारे लोगों की आवश्यकता होती है, यानी कि ज़रूरत पड़ती है ना। बहुत से लोगों को चाहिए, इंटरनल, एक्सटर्नल्स, अभी हम वो भी पढ़ेंगे। तो क्या है इन्फॉर्मेशन, जैसे यूज़र लाइक द ओनर को भी चाहिए भाई अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, पता करे प्रॉफिट कितना, लॉस कितना है। इन्वेस्टर, कोई भी कंपनी में आपके पैसा लगाएगा तो सबसे पहले आपकी पोजीशन जानेगा, समझ रहे हो। क्रेडिटर्स, बैंक, एम्प्लॉयज़, गवर्नमेंट अथॉरिटीज़, गवर्नमेंट को भी चाहिए ताकि टैक्सेस चार्ज कर सके और आप सही दे रहे हो नहीं दे रहे हो। हु एनालाइज दैम एज पर द रिक्वायरमेंट, और जो भी एनालाइज करता है इन सब चीज़ों को उसकी क्या होती है, ज़रूरत पड़ती है। एंड द फिफ्थ इज क्या है, फैकल्टीज़ मैनेजमेंट। जो फैकल्टीज़ मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट वालों को भी चाहिए क्योंकि भैया उन्हें आगे के बजट बनाना होता है,
ठीक है, डिसीजन लेने होते हैं मैनेजमेंट को, तो उनके लिए भी क्या है, दे शुड बी रिक्वायर्ड क्या, अकाउंटिंग की इन्फॉर्मेशन। ठीक है, ठीक है, तो यही होता है ना, क्योंकि क्या होता है, डिसीजन लेना होता है, बजट बनाना होता है भाई, पिछले साल का नेक्स्ट ईयर के लिए दोनों को मैच करना पड़ता है कि कितना फंड बचा है, कितना नहीं बचा है, आगे के साल के लिए क्या क्या पॉलिसीज़ को यूज़ करना है। तो ये सब चीज़ों के लिए जो मैनेजमेंट वाले होते हैं उनको भी ज़रूरत होती है किसकी, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की। आप खुद सोचो कि जब हम फ्यूचर के लिए प्लान बनाएंगे कि हमें कहाँ ट्रेड करना है, किसके साथ ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स करनी है, कहाँ पर हमारा माल ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है, कहाँ से हम इंपोर्ट करते हैं, ठीक है, इन द टर्म्स ऑफ मनी, तो ये सब चीज़ें हमें तभी तो डिसीजन ले पाएंगे ना, जब हमें क्या हो, इनकी इन्फॉर्मेशन होगी। तो इन सब चीज़ों के लिए वी शुड बी रिक्वायर द इन्फॉर्मेशन ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, चलिए नाउ टू बी नेक्स्ट एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग, यानी कि हमें अकाउंटिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है, यानी कि अकाउंट तो यूज़ कर रहे हैं हम, इसके बेनिफिट्स क्या हैं। ठीक है, बेनिफिट्स, प्रॉफिट। सो देखिए, ये जो मैक्सिमम क्वेश्चन बनेगा 6 नंबर का बन सकता है, लिमिटेशन, एडवांटेज और किसका, आपका ऑब्जेक्ट्स का। ठीक है, मिनिमम 3 नंबर का तो है ही और मैक्सिमम 6 का जा सकता है। तो आपको क्या करना है, कम से कम 5 टॉपिक इनके बनाने हैं, ऑब्जेक्ट के 5, लिमिटेशन 5 एंड द एडवांटेज इज ऑल्सो 5। ठीक है, 5 पॉइंट तक आपको डिस्कस करने हैं अच्छी तरीके से। आगे देखिए, एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग में पहला, इट्स प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन विच इज़ यूजफुल टू मैनेजमेंट फॉर द मेकिंग इकोनॉमिक डिसीजन। पहला तो एडवांटेज ये है, अगर आपके पास अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं, इकोनॉमिक डिसीजन ले सकते हैं, आर्थिक निर्णय। समझ रहे हो ना, आर्थिक निर्णय लोगों कि हाँ भाई कहाँ पे हमें कितना पैसा लगाना चाहिए, कितना नहीं। इट्स हेल्प ओनर टू कंपेयर वन ईयर रिजल्ट विद दूज अदर ईयर टू नो फैक्टर्स विच लीड्स टू चेंजेस। इन्फॉर्मेशन मिलती है ओनर को एक साल से दूसरे साल के बीच में कैसे कैसे फैक्टर्स चेंज हुए हैं, क्या था और क्या अब नहीं है। ठीक है, इन सब चीज़ों की उसे इन्फॉर्मेशन मिलती है कि पहले बिल्डिंग 4 लाख की थी, अब बिल्डिंग उसके पास 16 लाख की है, दैट मीन पता लग रहा है 12 लाख की बिल्डिंग और परचेज़ करी गई है। ठीक है, या गुडविल बन गई है, या उसकी क्या एप्रिशिएशन हो गया है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें उसमें इन्फॉर्म मिलती है हमें। अगला है, इट्स प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस बाय मींस बैलेंस शीट विच शो द एसेट्स ऑन वन साइड एंड द कैपिटल लायबिलिटीज़ ऑन द अदर साइड। अभी मैंने आपको बताया था एक क्या होती है, जो इन्फॉर्मेशन मिलती है फाइनेंशियल पोजीशन की, वो हमारी बैलेंस शीट से मिलती है। बैलेंस शीट का परफॉर्मा क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि इसमें एक साइड लायबिलिटीज़ होती है, ठीक है, और दूसरी साइड क्या होती है, एसेट्स होती है। ठीक है, इधर राइट पे आपकी एसेट्स होती है और यहाँ आपकी लायबिलिटीज़ होती है। ओके, इसमें डेबिट क्रेडिट नहीं लिखते, बट फिर भी क्योंकि एसेट जो होती है वो डेबिट होती है, लायबिलिटी क्रेडिट होती है। आगे फोर्थ क्या है, इट्स हेल्प इन कीपिंग सिस्टमैटिक एंड द कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ द बिजनेस ट्रांजैक्शन इन द बुक ऑफ अकाउंट अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफाइड प्रिंसिपल्स एंड रूल्स विच एक्सेप्टेड बाय द कोर्ट्स एज एविडेंस। एक के सिस्टमैटिक कंप्लीट रिकॉर्ड है, मे बी इन फ्यूचर अगर कोई इश्यूज़ आते हैं तो आप क्या करोगे, कहाँ जाओगे भाई, आपके पास रिकॉर्ड है तो आप क्या कर सकते हो, कोर्ट में केस लड़ सकते हो कि हाँ भाई हमने इससे ट्रांजैक्शन देखो ये करी थी, हमने इसको पेमेंट करी थी, या हमने इससे इंपोर्ट किया था, या हमने इसे एक्सपोर्ट किया था, हमने टैक्सेस आई मीन जीएसटी वगैरह जो पे कर चुके हैं अब दोबारा नहीं देना है। ठीक है, ये कहीं इन्वेस्टमेंट करी थी तो उससे रिटर्न नहीं मिला है। तो ये सब चीज़ें जो भी होती है ना भैया, आपके पास रिकॉर्ड है तो आप सब क्या कर सकते हो, फ्यूचर में एविडेंस रख सकते हो, तो फिर कोर्ट में केस करके अगर इश्यूज होते हैं तो सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, इट्स हेल्प अ फर्म असेसमेंट ऑफ द करेक्ट टैक्स लायबिलिटीज सच एज द इनकम टैक्स, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एट्सेट्रा। भाई आपकी इन्फॉर्मेशन के थ्रू, अभी जैसे मैंने बताया कि आप गुड्स एंड सर्विस टैक्स आसानी से, इनकम टैक्स आसानी से दे सकते हैं, डाउट ही नहीं होगी। वरना फिर सोचो अगर इन्फॉर्मेशन नहीं है तो सबसे बड़ी तो ये दिक्कत हो जाएगी, इनकम कितनी होती है यही नहीं पता, टैक्सेस कितना चार्ज करें, गवर्नमेंट वैसे ही आपकी कंपनी सील कर देगी। आगे, प्रॉपरली मेंटेन अकाउंटिंग हेल्प द बिजनेस एंटिटी डिटरमाइनिंग द प्रॉपर परचेज प्राइस। ठीक है, और उसमें क्या होता है, अगर आपने अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन बनाई है, ले रहे हो अकाउंट इन्फॉर्मेशन, ठीक है, तो उससे क्या होता है, आपको प्रॉपर परचेज प्राइस पता लग जाता है, कितने का माल परचेज करा है, कितना सेल करा है। ठीक है, तो ये थे
मिनिमम आपको 5 लर्न करने ही करने हैं, रिमेंबर। आज का लास्ट टॉपिक है लिमिटेशन ऑफ द अकाउंटिंग। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आए। ये सारे के सारे हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं, समझ रहे हो। इनको आप चाहे या तो 4-5 बार लिख लिख कर एकदम अच्छी खासी प्रैक्टिस कर लेना, समझ लो आना ही आना है। लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग, इट्स अ हिस्टोरिकल इन द नेचर, इट डज नॉट रिफ्लेक्टेड द करंट वर्थ ऑफ द बिजनेस, मोर एवर the figure given in the financial statement ignore the effect of the changes price level। लिमिटेशन पहली क्या है, एक्चुअली में हिस्टोरिकल नेचर है, ये पूर्ण निर्धारित होता है। इसके अंतर्गत क्या है, प्राइजेस लेवल चेंज हो रहे हैं, प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं, इससे अकाउंटिंग टर्म्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। बट रियल लाइफ में तो पड़ता है ना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसको इग्नोर मार देती है कि प्राइस डाउन होते हैं या राइज होते हैं, इसको इग्नोर मार देती है। तो सबसे बड़ा क्या होता है, करंट में तो उसका इफेक्ट नहीं दिखता, बट जो उसका आप लॉन्ग टर्म में जाओगे ना फिक्स में, तो वहाँ क्या होता है, इसका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। तो ये इसका क्या है, एक डिसएडवांटेज है या तो लिमिटेशन है, कुछ भी बोल सकते हो। अच्छा हाँ, अगर डिसएडवांटेज आए तो भी आप यही लिखोगे, ठीक है। पहला क्लियर है। आगे नेक्स्ट, इट्स कंटेन ओनली दूज इन्फॉर्मेशन विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ मनी। दूसरा क्या है, मैंने बताया था, ये एडवांटेज में भी था। डेफिनेशन जब हमने पढ़ी थी इसकी, क्या था कि इसमें मनी के टर्म्स में किया जाता है। तो ये तो इसकी एक लिमिटेशन हो गई ना कि भाई सिर्फ मनी में ही करोगे, क्या हर चीज़ मनी में ही होती है, कुछ क्वालिटी भी होती है, समझ रहे हो ना। एफिशिएंसी भी होती है मैनेजमेंट की, उसके बाद स्टाफ होता है, सेटिस्फैक्शन होती है, यूटिलिटी होती है, ये सब चीज़ें भी तो होती है, पर ये सब चीज़ें इसमें इग्नोर कर दी जाती है, ठीक है। हमें तो ये पता है कि हाँ भाई क्या करा है, 400 कार्टून ये खरीदे हैं। अब ये नहीं देखा कि 400 कार्टून ज़्यादा बेस्ट है या 300 कार्टून बेस्ट है। हो सकता है 300 कार्टून में जो माल आया वो ज़्यादा अच्छा हो, अच्छी क्वालिटी हो, 400 कार्टून वाले में लो क्वालिटी हो। तो ये सब चीज़ें तो इग्नोर मार देगी ना ये। नेक्स्ट, इट मे बी अफेक्टेड बाय द विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग मतलब मैनिपुलेशन इन द अकाउंट टू प्रेजेंट अ मोर फेवरेबल पोजीशन ऑफ द बिजनेस फर्म देन एक्चुअल पोजीशन। ये क्या करती है, विंडो ड्रेसिंग करती है, यानी क्या है, मैनिपुलेशन इन द अकाउंटिंग। कहने का मतलब है, ठीक है, जैसा आप मान लीजिए कि मैनिपुलेशंस मींस यानी विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग का मतलब होता है जैसे कि क्या हुआ फर्म में, आपको पता ही होगा, एंड में जो होता है हमें बैलेंस ऑफ पेमेंट टाइप का, बीओपी टाइप का, यानी कि हमारा बैलेंस मैच होना चाहिए। जब हम अकाउंट्स बनाते हैं, प्रॉफिट लॉस अकाउंट या स्टेटमेंट अकाउंट, तो हम क्या करते हैं, बैलेंस को मैच करते हैं। तो उसमें कुछ चीज़ों को क्या करते हैं, हम उसका नाम बदल देते हैं, हेडिंग चेंज कर देते हैं, ठीक है। मिसलेनियस एक्सपेंसेस नाम के कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जो हमें पता नहीं होते, तो हम उसे मिसलेनियस एक्सपेंसेस करके डाल देते हैं, जो कि क्या होते हैं, वो उसके इफेक्ट को इसमें नेगलेक्ट कर देते हैं, दिखाई नहीं देता, ठीक है। तो क्या करते हैं, कहने का मतलब यही है, विंडो ड्रेसिंग का मतलब होता है, इसकी वीकनेस ये है कि जो मैनिपुलेशन इन दी अकाउंट ऑफ प्रेजेंट मोर फेवरेबल पोजीशन ऑफ द बिजनेस फर्म इज़ द एक्चुअल पोजीशन। यानी कि विंडो ड्रेसिंग का मतलब है आपने कुछ चीज़ों को डाल तो दिया है, बट वो हो सकती है कि हो ना, मैंने बताया ना, नाम चेंज करके डाल देते हैं बैलेंस मैच करने के लिए। तो ऐसा नहीं है ज़रूरी कि आपने मिसलेनियस एक्सपेंसेस में जो डाले हैं वो सारे के सारे टर्म्स एक्चुअल में हो, ठीक है। तो ये इसकी एक वीकनेस है, समझ रहे हो ना। विंडो ड्रेसिंग का मतलब होता है अकाउंट को मैच करने के लिए नाम चेंज करके क्या करते हैं, कुछ अमाउंट को मेंशन कर दिया जाता है। अगला है, इट इज़ नॉट फ्री फ्रॉम द पर्सनल बाइस एंड द पर्सनल जजमेंट ऑफ द पीपल डीलिंग विद दिस एग्जाम्पल। डिफरेंट पीपल हैव different opinion regarding life of assets, calculating depreciation, provides for doubtful debt etc। यानी कि अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग चीज़ें करने के लिए इसमें एबिलिटी होती है, दैट मीन ऑप्शन होता है उनके पास, बाइस कर सकते हो, ठीक है। बाइस मतलब पक्षपात कर सकते हैं, किस टाइप का पक्षपात कर सकते हैं, पर्सनली पक्षपात। क्योंकि देखो जैसे आपको पता होगा डेप्रिसिएशन, ये भी आगे कराया जाएगा चैप्टर न्यूमेरिकल्स में, मैंने कराए हैं। डेप्रिसिएशन का मतलब है क्या कि जो वैल्यू किसी चीज़ की डाउन होती है ना, एसेट्स की, उसे कहते हैं डेप्रिसिएशन। मान लीजिए आपका फ़ोन है 20,000 का था, पर आपने उसको यूज़ करा तो अब उसकी वैल्यू तो कम हो गई ना, टूट फूट जाए तो भी वैल्यू कम हो जाती है। तो यही है, वैल्यू कम होना डेप्रिसिएशन होता है। डेप्रिसिएशन के 2 मेथड होते हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। एक तो ओरिजिनल कॉस्ट पे लगता है और एक एक्चुअल वैल्यू पे लगता है। तो अब डिफरेंस हो गया ना, पता है आपको, दोनों तरीक़ों को अगर हम
आप डेप्रिसिएशन लेते हैं तो दोनों का अमाउंट में डिफरेंस आता है। फिर प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, जो डेटर पे पैसा डूबने के चांसेस होते हैं, प्रोविज़न बनाया जाता है। हर कोई अलग अलग बनाता है, कोई 5%, कोई 7%, कोई 10%। तो ये दिक्कत आ सकती है, ठीक है। इसीलिए क्या होता है, ये इसकी हो जाती है एक वीकनेस। अगला है पांचवा, मैंने कहा था ना मिनिमम आपको 5 रन करने हैं। चलिए अगला पांचवा है, जैसे आपको दिख रहा होगा ये पांचवा टॉपिक पॉइंट है आपका लिमिटेशन का। पांचवा क्या है, मैंने आपको बताए थे 5 लर्न करने हैं। इट्स बेस्ड ऑन द वेरियस कॉन्सेप्ट एंड द कन्वेंशंस विच मे बी द हैम्पर डिस्क्लोजर रियलिस्टिक फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म। यानी कि इसमें क्या होता है, रियलिस्टिक नहीं होता फाइनेंशियल पोजीशंस का बिजनेस में। जैसे मान लो एसेट इन द बैलेंस शीट शो इन देयर द कोस्ट नॉट देयर मार्केट वैल्यू विच कुड बी द रिलाइज ऑन देयर सेल्स। यानी कि जो हमारी एसेट्स होती हैं बैलेंस शीट में, जो उसकी हम वैल्यू रखते हैं वो हम किस पे रखते हैं, कॉस्ट प्राइस पे रखते हैं, सीपी पे। बट उसकी एमआरपी जो होगी यानी कि मार्केट प्राइस होगा जो, ठीक है, वो तो ऑटोमेटिकली आपको पता ही है डिफरेंस होता है। मार्केट में हो सकता है वैल्यू ज़्यादा हो या कम हो। तो हम क्या करते हैं, जब अपने अकाउंटिंग टर्म्स में बनाते हैं तो उसको किस पे लेते हैं, कॉस्ट प्राइस पे, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है, प्रॉफिट पे इफेक्ट पड़ सकता है और जो डिसीजन होते हैं वो हमारे रॉन्ग हो सकते हैं, ठीक है। इसीलिए क्या है, इसकी ये भी एक वीकनेस है यानी लिमिटेशन है, या आप कह सकते हो उसकी डिसएडवांटेज है, ठीक है। तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा अकाउंटिंग के डेफिनेशन, उसके बाद फिर हमने पढ़ा अकाउंटिंग की क्या ऑब्जेक्ट्स, फिर हमने पढ़ा एडवांटेज, एंड देन आफ्टर लास्ट में पढ़ा हमने लिमिटेशन। आज हमने 3 कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हुए होंगे। अगर किसी भी कॉन्सेप्ट में कोई डाउट है तो आप क्या करिएगा, मेरे को बता दीजिएगा, कमेंट करिएगा, मैं उसको फिर दोबारा अगली वीडियो में बता दूंगा। ओके, तो आज का हम इस वीडियो को यहीं ब्रेक करते हैं। बाकी के आगे के जितने भी पहले चैप्टर के बचे हुए कॉन्सेप्ट हैं इंपॉर्टेंट, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊँगा। तो बाकी की वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को दबा लेंगे, और बाकी सब्जेक्ट की वीडियो आप प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर। जय हिंद, जय भारत।